नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आरएनए बाय अंकित अवस्थी सर पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में आज एक ऐसी सेशन पर चर्चा करने के लिए जो कि सऊदी अरब के लिए तो निश्चित ही डेवलपमेंट की नई राह खोलेगा, लेकिन नई राह के साथ साथ वो विवादों में भी बढ़ जाएगा। आज के सेशन में चर्चा करेंगे डेवलपमेंट के नाम पर इन दिनों दुनिया के अंदर जो भी कार्य किए जा रहे हैं, पर्यावरण संस्थान इस तरह से इसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि होने वाले वर्तमान में जो निर्माण है वो पर्यावरण फ्रेंडली है, यानी एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं। क्या वाकई में एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट हो रहे हैं? आज के सेशन में इस बात का तो विश्लेषण नहीं होगा, लेकिन निर्माण को लेकर के जिस तरह से प्रोजेक्शन दिया जा रहा है 4 पौधे लगाने के बाद और सोलर पैनल लगाने के बाद कि यह कार्य पूरी तरह से एनवायरमेंट फ्रेंडली है, उसका ऑब्जर्वेशन एक दिन में हो पाना मुश्किल है। लेकिन मैं आप लोगों को बहुत सारे इसके अंदर लीड छोड़ूंगा जिनसे आप अपना पूरा एक आंसर प्रिपेयर कर पाएंगे। फिलहाल के लिए शुरुआत करते हैं सऊदी अरब के एक नए सिटी प्लान के बारे में। आपको याद होगा, और अगर याद हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, सऊदी अरब ने कुछ समय पहले ही, हमने उस पर सेशन भी किया है, अपनी एक सिटी बसाने की बात की थी जो कि एकदम सीधी लाइन जैसी सिटी बननी थी। उसका नाम क्या है? अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में बता दें। कुछ ही समय पहले सऊदी के द्वारा घोषणा की गई थी। आज एक ऐसे ही इनकी कैपिटल सिटी रियाद के अंदर एक तरह से कॉलोनी बसाने का काम किया जा रहा है जिसका नाम हो रहा है द मुकाब, लेकिन उसका सऊदी की इस फ्यूचर प्लानिंग का मुसलमानों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। उसके पीछे क्या रिलीजियस सेंटीमेंट है वो भी हम आज के सेशन में आप लोगों को चर्चा के दौरान बताएंगे। आप कमेंट बॉक्स में मुझे तब तक यह बता दीजिए कि वो पर्टिकुलर जगह कौन सी थी जो सऊदी के द्वारा एक लाइन सिटी के रूप में डेवलप की जा रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। फिलहाल की सुर्खियों में जैसे आप यहां देख रहे हैं, सऊदी अरेबिया अनाउंसेस नेक्स्ट मेगा प्रोजेक्ट, वीडियो इज वायरल। वो वीडियो भी दिखाऊंगा जो वायरल हुआ है, जिसे देख करके एक बार के लिए ऐसा लगता है कि ये किसी हॉलीवुड मूवी जैसा है। किसी शहर की कल्पना में इस तरह की चीजें देखना मतलब एकदम कल्पना से परे किसी चीज लगती है। सऊदी अरेबियाज न्यू मेगा प्रोजेक्ट मुकाब इज 20 टाइम्स द साइज ऑफ एम्पायर एस्टेट बिल्डिंग। अब इस बात में जितनी ज्यादा लाइनें मेंशन हैं एम्पायर एस्टेट बिल्डिंग की, वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि इसके एडवर्टाइजमेंट के अंदर एम्पायर एस्टेट बिल्डिंग जो न्यूयॉर्क की है, 1930 से 35 के बीच में बनी थी, उस बिल्डिंग से 20 गुना बड़ी बिल्डिंग बनने जा रही है। और इस बिल्डिंग के बनने के बाद में एक अलग ही कहा जा रहा है जैसे मंगल पर आप रह रहे हैं, ऐसी फीलिंग आएगी। समटाइम्स इस वीडियो को जब मैं दिखाऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा जैसे अवतार फिल्म का एनिमेशन देख रहे हैं। ठीक है ना? हाँ जी, एरिया 57 नहीं, मुकेश सिंह ने आंसर दिया है, दैट इज नियोम। नियोम नाम से इन्होंने एक सिटी बनाने की बात की थी। राजन रॉय, आपका भी आंसर सही है, दैट इज नियोम सिटी। नियोम सिटी कहां बनने की बात थी? सऊदी के अंदर थी। ठीक है, अच्छा, फिलहाल के लिए इनका ये जो प्रोजेक्ट है मुकाब, हम इसकी बात करेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं, व्हाट इज सऊदी अरेबियाज जाइंट क्यूब शेप्ड स्काई स्केपर मुकाब द साइज ऑफ 20 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। ठीक है, अब यहां पर जो न्यूज है वो ये है कि मुस्लिम रिएक्ट्स टू प्लान फॉर न्यू काबा डेवलपमेंट इन सऊदी कैपिटल। अब एक शब्द यहां पर निकल कर आता है, मैंने तो मुकाब कहा है, मुकाब जहां तक सब जगह चर्चा में चल रहा है, मुकाब मुकाब, ये देखिए मुकाब, और अचानक इस न्यूज की हेडिंग में आप देखते हैं न्यू काबा। अब ये काबा और मुकाब दोनों एक ही चीज है क्या? काबा अगर आप में से बहुत से लोगों ने सुना है तो मक्का मदीना के अंदर काबा, मक्का के अंदर काबा की परिक्रमा ही लगाते हैं मुसलमान, 7 परिक्रमा लगाते हैं। जितने भी मुस्लिम भाई बंधु हैं वो सब काबा की दिशा को ही ध्यान में रख करके नमाज अदा करते हैं। तो क्या ये नया काबा बना रहे हैं क्या? अब ये काबा क्या होता है? काबा क्या कोई शब्द है क्या जिसका सिनोनिम मुकाब है? तो आइए चर्चा करते हैं। तो असल मायने में काबा, जिसके बारे में आज हम थोड़ी बहुत जानकारी चर्चा में लेंगे, मक्का के अंदर जो काबा बना हुआ है वो शेप क्यूबिकल है, और क्यूबिकल शेप की जितनी भी ज्योमेट्री हैं उन क्यूबिकल शेप को काबा अथवा मुकाब कहते हैं। तो इन्होंने भले ही अपने द्वारा नाम मुकाब दिया हो, लेकिन इसका लोग अर्थ जो मुस्लिम समुदाय है जो इसका विरोध कर रहा है वो काबा से रिलेट करके ही कर रहा है, क्योंकि सऊदी के अंदर ही काबा है और वहीं पर मुकाब बन रहा है। मुकाब भी एक क्यूबिकल बिल्डिंग है, क्यूबिकल बिल्डिंग की तरह ही इसका प्रमोशन किया जा रहा है, क्यूबिकल शेप में बनी है। तो क्या ये अपने आप को काबा जैसे पवित्र स्थान का अपने द्वारा निर्माण करके अपने आप को और महान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्या?
जहां तक बात की जाए काबा की, जो कि रिलीजियस स्पेस है, जो कि एक पवित्र स्थल है, उस पवित्र स्थल की तुलना में अगर मुकाब बनाने की बात हो रही है जिसमें पूरी तरह कैपिटलिस्ट फीचर डलेंगे, जिसमें हॉस्पिटलिटी होगी, जिसके अंदर पूरी तरह से होटल्स बनेंगे, लोगों के रहने के स्थान होंगे, मार्केट प्लेस होगा, तो क्या काबा को कम करने का प्रयास किया जा रहा है? क्या काबा का इंसल्ट करने का प्रयास किया जा रहा है मुकाब बनके? यह मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर कंट्रोवर्सी का बहुत बड़ा कारण बन रहा है। हमारे इस सेशन में जिस चीज के बारे में आज चर्चा की जाएगी दैट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। बहुत सी जगह कंस्ट्रक्शन को इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। नियम को भी यही ट्रीटमेंट दिया गया था और इसको भी यही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है कि इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, तो हम उसका भी एनालिसिस करेंगे। फिलहाल के लिए हम थोड़ा सा आपको नक्शे पर सऊदी अरेबिया दिखा देते हैं और जिस जगह की चर्चा हो रही है उसे भी दिखा देते हैं। साथियों, इंडिया का मैप आपको यहां पर विजिबल है। इंडिया के पश्चिम की तरफ जब आप चलते हैं तो गल्फ कंट्रीज दिखाई देती हैं। गल्फ कंट्रीज में आपको सऊदी दिखाई देता है। सऊदी के बीचों बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पार होती हुई दिखाई देती है, यानी इंडिया के साथ साथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सऊदी भी डला हुआ है। इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के उत्तर की तरफ आपको एक शहर दिखाई देता है जिसका नाम है रियाद। जिस जगह की चर्चा हो रही है दैट इज रियाद। रियाद के अंदर डाउनटाउन, डाउनटाउन का अर्थ होता है शहर के एक और किनारे की तरफ, जैसे शहर मेन बसा हुआ है उससे दूसरी तरफ एक एरिया में इस प्रकार की बिल्डिंग बनाई जा रही है जिसका नाम मुकाब है। देखने में यह पूरी तरह क्यूबिकल लग रही है। इसका वीडियो जो वायरल हुआ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले सऊदी के अंदर मक्का मदीना की लोकेशन भी दिखा देता हूं। यह सऊदी अरेबिया आपको यहां पर विजिबल होगा। यह रहा रियाद। याद रखिएगा, हो सकता है समटाइम्स क्वेश्चन पेपर, जैसे अभी कल परसों जब मैं न्यूक्लियर रिएक्टर का आपको यहां पर एनालिसिस करा रहा था तब मैंने आपसे कहा था कि भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करो। ऐसे ही संभव है, चूंकि ये इतना ज्यादा सुर्खियों में आ रहा है तो संभव है कि आपसे सिटीज जो हैं मैपिंग से इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। जब आप किसी भी परीक्षा में बैठते हैं, मैपिंग से रिलेटेड जो सवाल होते हैं वो उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, इस तरह के सवाल रिलेट करके पूछे जाते हैं। तो जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के उत्तर की तरफ रियाद है, साथ में मदीना भी उत्तर में है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दक्षिण की तरफ मक्का है। मक्का की यात्रा हज की यात्रा है। मक्का में काबा बिल्डिंग है। मक्का के अंदर जो पवित्र स्थान है जो यूबिकल शेप है उसका काबा नाम है और उसी की हज के दौरान परिक्रमा लगाई जाती है। तो रियाद के अंदर भी एक मुकाब हो जाएगा, इस विषय के अंदर चर्चा का विषय बन चुका है। अब आपके सामने यह बिल्डिंग और थोड़ा खुल के दिखाई दे रही है। अगर आप इस बिल्डिंग को देखें तो यह पूरी तरह क्यूबिकल शेप है। चारों तरफ से इसकी सीनिक ब्यूटी बनी हुई बिल्डिंग से नजर आ रही है। पेड़ पौधे लगाकर यह दिखाया जा रहा है कि यहां पर पूरी तरह एनवायरनमेंट का ख्याल रखा जाएगा। मैं आपको बता दूं कि सऊदी पूरी तरह से एक डेजर्ट एरिया है। वहां पर पेड़ पौधों का लगना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसके लिए सऊदी सरकार ऑलरेडी बहुत सा पैसा खर्च करती है समुद्र के पानी को प्योर पानी में, यानी कि पीने लायक पानी में कन्वर्ट करके पेड़ पौधों को ग्रो करने में। ठीक है, फिलहाल के लिए आपको ये जो जगह दिख रही है, इस जगह के पीछे जो बिल्डिंग है वो इस तरह से दिखाई देगी। मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा जिससे आपको थोड़ा समझ में आए, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी जानकारी और जान लीजिए। साथियों, असल मायने में दुनिया में इस समय जो सबसे बड़ी बहस छिड़ रही है वो ये है कि आने वाले समय में हर देश फॉसिल फ्यूल का सब्स्टिट्यूट तलाश रहा है। आज मैंने कल जो न्यूक्लियर रिएक्टर का आपको सेशन कराया था उसमें मैंने एक जानकारी दी थी जिसमें यह बताया था कि इंडिया के अंदर जो टॉप 5 सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उनमें माना कि 50% के लगभग कोल से बनने वाली, कोयले से बनने वाली एनर्जी है। लेकिन उसके अलावा जो एनर्जी के सोर्सेज हैं उनमें विंड एनर्जी लगभग 10%, सोलर एनर्जी लगभग 15%। ये अपने आप में एक बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है। हाइड्रोफ्यूल, हाइड्रो से बनने वाली, हाइड्रो पावर से बनने वाली एनर्जी वो भी लगभग 10-12%। कहने का अर्थ यह है कि हमारा फॉसिल्स पर डिपेंडेंस धीरे धीरे कम हो रहा है। अब आप में से कुछ लोग यह कह सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल का इलेक्ट्रिसिटी से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन बहुत बड़ा है, क्योंकि आज भी जितना ज्यादा हम लोग तेल मंगाते हैं वो तेल का इंपोर्ट गल्फ कंट्रीज से लगभग 80% के आसपास है। ऐसी स्थिति में भारत में जितना भी परिवहन के अंदर, व्हीकल्स के अंदर जो फ्यूल यूज किया जा रहा है वो फॉसिल फ्यूल है, यानी कि पेट्रोल, डीजल जैसी चीजें हैं। आने वाले समय में भारत सरकार जैसे तमाम देशों ने यह डिसीजन लिया है कि वो 2030 तक, जैसे इंडिया ने ले रखा है कि 2030 तक हमारी 30% गाड़ियां, चलने वाले व्हीकल्स
लाइट से चलेंगे, 2030 तक जब हमारे 30% व्हीकल लाइट से चलेंगे, तो दिमाग में आपके ये विचार आना चाहिए कि इसका मतलब 30% हमारा फ्यूल कंजप्शन कम हो जाएगा। कौन सा फ्यूल कंजप्शन? जो हम लोग गल्फ से मंगाते हैं। यदि आज की तुलना में हम बात करें तो इसी प्रोग्रेस को सऊदी भी तो समझता होगा ना कि इन लोगों ने हमारा ऑप्शन तलाशना शुरू कर दिया है। और देखिए, हर दुनिया के बड़े बड़े देशों ने अपने लिए टारगेट ले लिए हैं कि हम फॉसिल फ्यूल की जगह इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बनेगी कैसे? तो बोले कोयले वाली इलेक्ट्रिसिटी नहीं, सोलर एनर्जी वाली, विंड एनर्जी वाली, हाइड्रो पावर वाली, न्यूक्लियर एनर्जी। इंडिया खुद 50% बिजली आज पैदा नॉन फॉसिल फ्यूल की तरह कर रहा है, यानी उस तरह के अपदार्थों से बना रहा है जिसका कोई प्रदूषण नहीं है। अब जब हम इतना बड़ा मात्रा में लगभग 50% के आसपास बिजली का उत्पादन कर रहे हैं बिना पेट्रोल डीजल और प्रदूषण फैलाए, और उनका उपयोग करके हम इलेक्ट्रिसिटी ड्रिवन अपना ट्रांसपोर्टेशन कर ले जाएंगे, तो विचार करिए, ये तो 2030 की बात है। 2000 इस पूरे दशक में जब 30% व्हीकल ऐसे हो जाएंगे, तो अगला जो दशक होगा उसमें तो शायद यह नंबर 60% तक पहुंच जाएगा, 70% तक पहुंच जाएगा। तो विचार करिए, आज से 25 साल बाद इंडिया में जहां हर तरफ आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल मेजॉरिटी में दिखने लगेंगे, विचार करिए उस समय सऊदी के हालात क्या होंगे। बोले क्यों? अरे भाई, गल्फ कंट्रीज के लिए मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कौन सी हैं? गल्फ कंट्रीज किसको तेल बेचती हैं? या तो चीन को बेचती हैं या इंडिया को बेचती हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी है ना हमारे पास। अब ये दोनों ही देश इलेक्ट्रिसिटी पर निकल लिए। इसका मतलब आप जब प्लान कर सकते हो कुछ बड़ा कि हम इस तरह का सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इन्हें भी तो अपना भविष्य तलाशना है। इसी को ध्यान में रखते हुए सऊदी ने विजन 2030 जारी किया था। सऊदी का विजन 2030 यह था जिसे सऊदी विजन 2030 कहा जाता है। इंडिया ने कहा ना कि 30% व्हीकल हमारे इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगे, तो सऊदी ने भी कहा कोई बात नहीं, आप अपने व्हीकल चलाइए, हम अपने यहां कुछ और बना लेंगे। क्या बना लोगे? तो हम अपने देश को उस पैसे से जो फिलहाल तेल बेच के हमें मिल रहा है, हम अपने आप को एक डेवलप्ड कंट्री बना लेंगे। जैसे उदाहरण के लिए आज आप जब चर्चा करते हैं सिंगापुर की, सिंगापुर कुछ भी नहीं बेचता, बहुत छोटा सा देश है। कुछ भी नहीं बेचता से मतलब क्या है? अजी साहब, खूब सारा एक्सपोर्ट आता है वहां से। अरे साहब, दुनिया भर के देशों ने अपने द्वारा वहां ऑफिसेज खोल लिए हैं। सऊदी के जो सिंगापुर के अंदर पोर्ट ऑफ कॉल फैसिलिटी है, और उसके नाम पर वहां पर डेवलपमेंट इतना उच्च स्तर का है कि हर देश का कोई ना कोई कंपनी वहां पर बना हुआ है। एक प्रकार से उनने सारी फैसिलिटी उपलब्ध करा दी। ऐसे ही जो स्थिति अभी फिलहाल आपको नजर आती है सऊदी की, 1 मिनट वेट करिएगा, मैंने जल्दबाजी में प्लग इन करना भूल गया था। ऑन हो गया, ठीक है। तो ऐसी ही स्थिति अगर मैं और देशों में आपको बताऊं जिससे आपका दिमाग थोड़ा सा इस दिशा में आगे बढ़े, जैसे हांगकांग की आप बात करेंगे, तो हांगकांग भी एक जैसा, मतलब लगभग ऐसी ही चीज है, जहां पर तरक्की के नाम पर खुद की कोई पैदावार तेल की नहीं है, ना ही कोई बहुत बड़े खजाने मिल गए हैं, लेकिन अपने आप को ऐसा विकसित कर लिया है कि वो दुनिया भर के लिए एक काम करने की जगह बन गया है। इसी तर्ज पर यूएई ने अपने यहां दुबई को डेवलप किया। यूएई ने जैसे दुबई को डेवलप किया, आज दुबई से लोग तेल खरीदने नहीं जाते हैं, दुबई में ऑफिसेज हैं। इंडिया के अंदर प्रोग्रेस का आजकल रूट बदल गया है। इंडिया के जो छोटे मोटे स्टार्टअप्स हैं या बड़ी छोटी मोटी कंपनीज हैं, वो जब अपने लोकल शहर में ग्रो कर लेती हैं, तो वहां से एक कदम उठ करके बेंगलोर पहुंच जाती हैं कि अब हमारा ऑफिस बेंगलोर होगा। बेंगलोर में जब छोटा मोटा ग्रो कर लेते हैं, तो एक स्टेप आगे बोले अब अपना अगला ऑफिस दुबई में होगा। फिर थोड़ा बहुत और आगे बढ़ जाते हैं तो बोले अब अमेरिका चलेंगे। तो एक प्रकार का हॉल्टिंग प्लेस बन चुका है दुबई, ठीक है। सऊदी ने इसी प्रकार से एक लेसन सीखा कि क्यों ना हम दुनिया को अपने यहां आकर्षित करें। आकर्षित करने के लिए क्या किया जाए? डेवलपमेंट को प्रेफर किया जाए। डेवलपमेंट प्रेफर होगा तो क्या होगा? आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर लेकिन तेल का सब्स्टिट्यूट थोड़ी बन जाएगा। अरे क्यों नहीं बन जाएगा भाई? जब बड़ी बड़ी कंपनीज आपके यहां पर काम करेंगी, तो वो जो पैसा अर्न करेंगी उसमें से टैक्स आपको देंगी। तो उसको ध्यान में रखकर आपको मालूम होगा, कुछ दिनों पहले जो कतर में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, कतर ने इतना इन्वेस्टमेंट क्यों किया? उन्हें पता चल गया कि तेल की चीजें आगे तक नहीं चलने वाली हैं। डेवलपमेंट इतना कर दो, प्रमोशन इतना कर दो कि आने वाले समय में लोगों को आप वर्क डेस्टिनेशन लगने लगे।
आज यूके पुराना यूके नहीं है। ब्रिटेन जो है वो पुराना वाला ब्रिटेन नहीं है। ब्रिटेन पहला क्या था? दुनिया भर के अंदर इंडस्ट्रियल एरा के अंदर, औद्योगिक काल के अंदर सामान निर्माण करके भेजने वाला देश था। इंडिया में हम क्या कहते थे? कच्चा माल ब्रिटेन जाता था, बना बनाया माल आता था, इंडस्ट्रीज थी, मैनचेस्टर जैसी जगह थी। आज क्या है? बेरोजगारी है। लेकिन उस पैसे से उन्होंने वो डेवलपमेंट कर लिया कि क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए लोग आज खुद से माइग्रेट करने वहां के अच्छे कॉलेजेस में पढ़ने जा रहे हैं, वहां घूमने जा रहे हैं, वहां रहने जा रहे हैं। उनकी इकोनॉमी अपने आप चलने लग गई। यूरोप के अधिकांश देश जो पहले कभी उपनिवेश बना के घूमते थे, पैसे लूटते थे, वो आज क्या बन चुके हैं? आज दुनिया के लिए एक घूमने की जगह बन चुके हैं। लोग बढ़िया मात्रा में पैसे खर्च करते हैं, उनकी गजब इकोनॉमी चल रही है, बिना कुछ किए काम चल रहा है। समझ में आ चुका होगा। इस विजन को सऊदी समझ रहा है और सऊदी ने इसी को ध्यान में रखते हुए 2030 का विजन दिया था। और उस विजन में इन्होंने इस प्रकार की प्लानिंग की थी कि हम आने वाले समय में कुछ ऐसी चीजें बना लेंगे जो कि बिल्डिंग के हिसाब से, है ना, किंग सलमान ब्रिज बना लेंगे, अरामको को और ज्यादा फायदा दे देंगे, लोगों को रहने के लिए ग्रीन कार्ड फैसिलिटी दे देंगे, पावर वाटर सप्लाई दे देंगे, मिलिट्री स्पेंडिंग को आत्मनिर्भरता की तरफ ले आएंगे, करप्शन फ्री कर देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट घटा देंगे। ऐसी चीजों को ध्यान में रखते हुए उस भविष्य के लिए इन्होंने 2030 को ध्यान में रखते हुए रियाद के अंदर इस मुकाब नाम की बिल्डिंग का निर्माण शुरू किया है। मेरे हिसाब से अब आपको विजन उन्होंने तो नहीं बताया क्या सोचते हैं, अंदर की बात क्या है, लेकिन मेरे बताने से शायद थोड़ी क्लैरिटी आपके दिमाग में आ गई होगी। तो ये कैसी बिल्डिंग बनाने वाले हैं? तो देखिए, इन्होंने जो तुलना की है ना, वो न्यूयॉर्क के अंदर एक बिल्डिंग है जिसका नाम है, ये देखिए, द बिल्डिंग वाज डिजाइन्ड बाय दी लैम एंड हरमन, बिल्ट इन 1930 टू 1931। ये एम्पायर स्टेट है न्यूयॉर्क के अंदर। इनका मानना है कि जो न्यूयॉर्क के अंदर एम्पायर स्टेट नाम की जो बिल्डिंग है, उससे 20 गुना ज्यादा स्पेस के साथ हम दा मुकाब बनाएंगे। तो जो दा मुकाब की ये चर्चा कर रहे हैं, असल मायने में वो एम्पायर स्टेट अमेरिका की एक बिल्डिंग है जिसको दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक माना जाता है, उसकी तुलना में ये 20 गुना बनाएंगे। ठीक है, जो अपने आप में एक गेटवे होगा अनदर दुनिया के लिए, अगली दुनिया के लिए। इस प्रकार से ये अंदर से दिखेगा। 400 मीटर चौड़ा, 400 मीटर ऊंचा, 400 मीटर लंबा होगा। बिगेस्ट देन 20 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जो है उनके 20 गुना ज्यादा बड़ा होगा। इसके अंदर हर तरह की फैसिलिटी, 4 लाख मीटर स्क्वायर के अंदर हॉस्पिटलिटी, रिटेल और लेजर। इसके साथ साथ जो आइकॉनिक लैंडमार्क इसके अंदर बनेंगे वो अपने आप में ऐसे होंगे कि दुनिया उसकी कल्पना केवल इमेजिनेशन में कर सकती है। 2.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का फ्लोर स्पेस बनेगा, क्योंकि बहुत ऊंची बिल्डिंग बनेगी। 1 लाख आवासीय इकाइयां होंगी। 9,000 से ज्यादा उस एरिया के अंदर होटल बनेंगे, होटल के कमरे बनेंगे। 9.8 लाख स्क्वायर मीटर का रिटेल स्पेस जहां दुकानें होंगी। 14 लाख स्क्वायर मीटर का ऑफिस स्पेस जहां पर लोग ऑफिस खोल सकेंगे। 6.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का लीज स्पेस इसके अंदर डेवलप किया जाएगा। और जिस जगह इसको बनाया जाएगा वहां से एयरपोर्ट मात्र 20 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। 2030 तक इन्होंने इस विजन को लिया है। ठीक है, अच्छा, इस विजन के अंदर अंदर का दृश्य ऐसा है। सवाल बनेगा पैसा कहां से आएगा? तो पैसा देने के लिए इन्होंने पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, इन्होंने खुद से अपनी फंडिंग बना रखी है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इन्वेस्टमेंट अपने केंद्र के बजट से किया जाता है, ऐसे इन्होंने अपने ही द्वारा एक सरकारी नियामक संस्था बना रखी है जो फंडिंग करेगी। तो उस फंडिंग से इस पूरे की पूरे इसको पूरा तैयार किया जाएगा, जिसके बारे में बात की जा रही है। यार, वीडियो कहीं चला ही नहीं क्या? हमारा वीडियो लाए थे हम। अच्छा, वीडियो हैंग हो गया था, रुकिए, आ गया। मैं वही सोचा था वीडियो कहां गया। देखिए, देन जस्ट प्लेस टू लिव इन, ये मार्स के कंपैरिजन में चल रहा है। द फ्यूचर इज हेयर। अब आप देखिए, ये बिल्डिंग में रियाद इस तरह से दिखा रहे हैं। न्यू मुरब्बा जो है वो इनकी कंपनी का नाम है जो बना रही है इसको, है ना, प्रोजेक्ट को बनाने वाली जैसे कंपनियां होती हैं वैसे। अब आप थोड़ा सा देखिए इसे आसानी से। टॉप 10 लिवेबल स्पेस के अंदर होगा। यह देख रहा आपको सामने की तरफ मुकाब। इस मुकाब को इन्होंने प्रॉपर तरीके से आसपास के एरियाज के हिसाब से डेवलप करने की कोशिश की है, जिसमें रिटेल, रेजिडेंस, डाइनिंग, हॉस्पिटलिटी, एंटरटेनमेंट, इस तरह के इसके अंदर प्रमाइसेस बन जाएंगे। अंदर जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे, देखिए, ये हाई स्पीड लिफ्ट आपको जाती हुई दिख रही है। अपने आप में ये इसे बोल रहे हैं कि मुकाब अंदर से ऐसा दिखेगा। अब ये चील उड़ती हुई कहां से लाएंगे नहीं पता है, लेकिन बिल्डिंग के अंदर डिजाइनिंग इस तरह की होगी जिसके अंदर आप जाकर के वंडर महसूस करेंगे साहब।
ये तो आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने कॉमन दृश्य है जो देखा होगा। कहां पर? इस तरह के झूलते हुए पत्थरों को, अगर आपने वो अवतार नाम की जो मूवी आई थी उसमें देखा होगा, इस तरह का यहां पर प्लेस होगा। ये उड़ते हुए जो आपको यहां पर ड्रोन दिख रहे हैं, ये लोकल कनेक्ट के लिए बनाए जाएंगे। ये जो आप महिला को चलता हुआ यहां देख रहे हैं, असल में ये मेटा का विजन है। मेटा बोले तो मेटावर्स की दुनिया नहीं है। ये जो मेटा वाला फेसबुक वाले जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, 3D इमेजिनेशन के साथ जो सारे काम होंगे, उस तरह से प्रमोशंस हुआ करेंगे। यहां पर आप इसको देख सकते हैं, ये न्यू मुरब्बा नाम की जो कंपनी है उसके द्वारा द मुकाब नाम की बिल्डिंग बनाई जा रही है। मैं वही सोचा था, मैंने कहा काफी हैवी था, चल नहीं रहा था। ठीक है, तो इस तरह की चीजें इसके अंदर होंगी और इस प्रकार से कार्य इसके अंदर किया जाएगा, ये मैंने आपको यहां पर बता दिया है। ठीक है, तो पैसा तो खूब सारा खर्च होगा। माना जा रहा है कि देश की जीडीपी को इसकी वजह से लगभग 48.6 बिलियन डॉलर का और इन्वेस्टमेंट प्राप्त होगा। पैसा इसमें खूब सारा खर्च किया जाएगा। अब सवाल मिलेगा, भारत को क्या फायदा मिलेगा? देखिए, भारत से बड़ी मात्रा में कामगार जो है ना, दोनों तरह की चीजें भारत दुनिया को देता है। एक दिमाग देता है जो कि चला जाता है अमेरिका, ब्रेन ड्रेन जिसे आप कहते हैं, अमेरिका और या फिर यूरोपियन वर्ल्ड के अंदर चला जाता है, जहां पर हमारे यहां से पढ़े लिखे बढ़िया IITian बच्चे बच्चियां जो हैं वो नौकरी की लालच में बाहर चले जाते हैं। आजकल लोग दुबई, सिंगापुर यहां पर भी जा रहे हैं और जाकर नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, इसी प्रकार से इस जगह पर एक तो रोजगार का अवसर सीधा जब वो कंपनियां बनेंगी तब मिलेगा, लेकिन उसके अलावा भी बड़ी मात्रा में देश के जो कामगार हैं, कामगार मतलब लेबरर्स जो हैं हमारे देश से, वो गल्फ में ऑलरेडी काम करने के लिए बड़ी मात्रा में जाते हैं। आपको मालूम होगा, जब अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ था तो उस समय पर भी बड़ी मात्रा में देश से निकल करके लोग कतर गए थे। ठीक है, वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने काम किया था और लंबे समय तक, और उनके बाद में वो जो एजेंसीज थी उन्होंने भारतीय मजदूरों की स्थिति पर काफी सारा दुख भी व्यक्त किया था कि भाई इतने लोग काम करने आए, इनमें से इतने लोग यहीं पर रह गए, मर गए, कुछ लोगों को कुछ हो गया। ऐसी कल्पना की जा रही है कि 2030 में अगर ये काम कंप्लीट होना है तो अभी से लेकर के सऊदी जाने वालों की संख्या में लगभग 3.34 लाख लोगों की संख्या में इजाफा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि असल में इस काम को करने के लिए बड़ी मात्रा में फिर से लेबर की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे यहां से बहुत सारे लोग लेबर का काम करने के लिए, कोई इलेक्ट्रिशियन का काम करने के लिए, कोई प्लम्बर का काम करने के लिए, कोई चिनाई का काम करने के लिए, है ना, सामान उठाने का काम करने के लिए, सप्लाई का काम करने के लिए, इनके लिए जाते हैं। ठीक है, आज भी अगर आप यूएई को देखें, जो दुबई है, दुबई का नहीं, पूरा यूएई उठा के देख लें, वहां जहां आबादी लगभग 1 करोड़ है, वहां पर लगभग 30 लाख इंडियंस हैं। ऐसे ही हालात सऊदी के हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में इंडियंस काम करने के लिए जाते हैं। ठीक है साहब, अब इसके अलावा आपके दिमाग में एक प्रश्न और आएगा, और वो ये है कि ये केवल कल्पना है और रियल में वाकई में कुछ ऐसा हो रहा है, हो भी रहा है। असल में इन्होंने जो नियोम नाम की सिटी अनाउंस की थी लास्ट ईयर, जब हमने आपको बताई थी, उसका 20% काम ऑलरेडी पूरा भी हो चुका है। यानी इनके यहां पर जो प्रोजेक्शंस आते हैं, ये पेपर पर नहीं, एग्जीक्यूशन लेवल पर भी आते हैं, और काम 20% ऑलमोस्ट उसका डन हो चुका है। इधर देख लीजिए, सऊदी अरेबिया का जो नियोम नाम का प्रोजेक्ट था, जिसको लेकर के दिमाग में डाउट्स आ सकते थे, उसका 20% इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क ऑलरेडी कंप्लीटेड। नियोम के अंदर लगभग 4.5 लाख घर बनेंगे, जो नियोम सिटी बन रही है, जो द लाइन के नाम से बन रही है, पूरी की पूरी लाइन जैसी सिटी बन रही है। यानी यहां पर बड़ी मात्रा में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब सवाल आता है कि क्यूब को लेकर कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है, मुस्लिम वर्ल्ड क्यों परेशान हो रहा है? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? काबा जैसी आकृति का होना। काबा जो कि क्यूबिकल शेप है, मुकाब भी क्यूबिकल शेप का है। इस वजह से यहां पर मुस्लिम लोगों ने काफी ज्यादा ट्वीट्स करके इसके खिलाफ अपनी गुस्सा जाहिर किया है। हालांकि बहुत से लोगों में उत्साह भी है इस बात का कि डेवलपमेंट आएगा, रोजगार मिलेंगे, लेकिन उस वजह से धार्मिक सेंटीमेंट्स जो हैं कुछ लोगों के यहां पर प्रभावित हुए हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब जब यहां पर धार्मिक सेंटीमेंट्स प्रभावित हुए हैं, तो मक्का मदीना जो कि सऊदी अरेबिया में स्थित है, उसका काबा कनेक्शन क्या है? तो इसके बारे में मैं आपको यहां जानकारी दूंगा। देखिए, ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है, यहां पर ये जो आपको प्रेमाइसेस दिख रहा है ना बीच में, क्यूबिकल शेप का, यही असल में काबा है। ये जो जगह दिख रही है ये काबा है, और काबा 1400 साल पुरानी क्यूबिकल बिल्डिंग है जो कि मक्का में स्थित है। ये जो आपको जगह दिख रही है ये मक्का है, और यहां पर ये जो लोग आपको दिख रहे हैं, असल में वो इसी काबा के चारों तरफ चक्कर परिक्रमा का लगा रहे हैं। ठीक है, इसी काबा बिल्डिंग के अंदर, मतलब काबा से इसका रिजेंबलेंस क्यूबिकल होने के कारण इसका विरोध हो रहा है। एक और खास बात, ये जो काबा बिल्डिंग है जिसकी परिक्रमा यहां पर लगाने की बात हम कर रहे हैं, ये
अपने आप में कुछ धार्मिक मान्यताएं रखती है, और वो मान्यताएं ये हैं कि जितने भी दुनिया के मुस्लिम्स हैं वो इसी की तरफ देख करके नमाज अदा करते हैं। नमाज अदा करने में काबा की तरफ देख करके नमाज अदा करने की जानकारी है। यह काबा तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध मस्जिद अल हरम के अंदर स्थित है, जहां पर लाखों की संख्या में लोग हर साल आते हैं। यह सारी की सारी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है, और इंटरनेट पर उपलब्ध हमने ये जानकारी दैनिक जागरण नाम के अखबार से कॉपी की है, और साथ में उसका लिंक भी अगर आप चाहेंगे तो डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके बारे में काफी कुछ यहां पर बताया हुआ है। कहा जाता है कि जो ये काबा है, ये काबा अल्लाह के लिए बनाया गया पहला प्रार्थना गृह है, जिसे इब्राहिम और उनके पुत्र इस्माइल ने अल्लाह के कहने पर बक्का यानी मक्का नामक जगह पर निर्मित किया था। यह 40 फीट लंबा है, 33 फीट चौड़ा ग्रेफाइट पत्थर है, काले पत्थर और सोने से बना हुआ है। आने जाने के लिए केवल एक दरवाजा है, इसमें कोई खिड़की नहीं है। काबा के अंदर पूर्वी कोने में जमीन से लगभग 5 फीट की ऊंचाई पर एक पवित्र काला पत्थर लगा हुआ है। हज के लिए जाने वाले सभी तीर्थयात्री तवाफ नाम की रस्म के अनुसार काबा की 7 परिक्रमाएं करने के बाद इस काले पत्थर को चूमते हैं। कहा जाता है कि काबा वह स्थान है जहां से पृथ्वी की शुरुआत हुई थी। तो ये जो आपको काबा की संरचना दिख रही है, यहां पर से अंदर, मतलब इसके अंदर वो पत्थर लगा हुआ है, तो लोग इसी की अरदास करते हैं। तो यहां पर आप देखें तो ये पत्थर जो है ना, थोड़ा जूम करके कुछ मतलब सोशल मीडिया पर डला हुआ है, आप यहां से इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो लोग इसी को असल मायने में वो करने जाते हैं जब भी वो काबा जाते हैं। ठीक है, हज क्या होता है? तो इस्लाम के अंदर 5 फर्ज बताए गए हैं, उनमें से एक फर्ज हज है। बाकी जो 4 फर्ज हैं उसमें कलमा है, रोजा है, नमाज है और जकात है। ठीक है, कहा जाता है, अब ये सारी जानकारी आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं ये कंटेंट उपलब्ध करा दूंगा। मेरा जो असल यहां पर मुद्दा था वो काबा से रिसेंबलेंस मुकाब का दिखाने का था। बाकी जो लोग हैं वो इसके अंदर जानकारी है वो आप पढ़ लेना, जो जानकारी इसमें दी हुई है। चलिए ठीक है, इसके बाद में लोगों का विरोध है। विरोध इस बिल्डिंग से रिजेंबल करती हुई बिल्डिंग बनाने के कारण है। बाकी विकास जब होता है तो उसके साथ साथ कुछ कंट्रोवर्सीज पैरेलली आती हैं। अब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट के बारे में, जिसके बारे में बार बार यह कहा जा रहा है कि यह बिल्डिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली कैसे? कि साहब यहां पर किसी भी प्रकार से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। ठीक है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपने बिल्डिंग वहां बनाई जहां तो डेजर्ट था, अब तो आप पौधे और लगाएंगे और इसके साथ साथ आप एनर्जी भी कंजर्व करेंगे। बिल्कुल सही है। आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रदूषण कैसे रोकती हैं बनने वाली बिल्डिंग्स? क्योंकि समटाइम्स ये कहा जाता है कि जब भी निर्माण कार्य होगा तो कहीं से पत्थर आएगा, कहीं से रोड़ा आएगा, कहीं से बजरी आएगा, तो निश्चित ही पर्यावरण का नुकसान तो हुआ होगा। लेकिन ऐसी बिल्डिंग्स को आजकल बनाने में जिन तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, जैसे बिजली, जो कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन का बड़ा कारण है, उसको रिप्लेस करने के लिए सोलर एनर्जी का यूज किया जाता है। वहीं दूसरी ओर पानी, उसे रिसाइकल करके यूज किया जाता है। जहां समुद्र से पानी फिल्टर होकर आएगा, यूज के बाद बचा हुआ पानी फिर से फिल्टर हो जाएगा। यानी एक प्रकार से पानी, बिजली जैसी जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति यहां पर रिसाइकल तरीके से की जाती हैं। यह माना जाता है कि पॉल्यूशन फ्री अगर किसी जगह को रखना है तो उस जगह पर कम से कम ट्रैफिक हो, मिनिमम डिस्टेंसेस हो, वेंटिलेशन प्रॉपर हो। इसी को आजकल एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट कहा जा रहा है। आने वाले समय में इसकी भी एनालिसिस निकलकर ये आएंगी कि इस निर्माण के साथ साथ जो और चीजें नुकसान पहुंचाई गई, जैसे जिस पहाड़ को तोड़कर पत्थर आए थे उसका भी तो नुकसान हो गया, जिस नदी के नीचे से बजरी निकलकर आई उसका भी तो रास्ता बदल गया। अब ये डिबेट है साहब। तो इसलिए डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट की बातें कभी कभी एक साथ चल नहीं पाती और उनका विरोध होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों के साथ साझा करें। RNA बाय अंकित अवस्थी सर हमारा वो प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम आप तक सारी जानकारियां एजुकेशनल लेवल पर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों से साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने परिवार के सदस्यों से, अपने मित्रों से ज़्यादा शेयर साझा करते हुए सब्सक्राइब करवाएं। इसके साथ साथ साथियों, मैं आप लोगों को एक जानकारी और दे रहा हूं, और वो ये है कि आप में से बहुत से मेरे मित्र ऐसे हैं जो अनअकैडमी पर मेरे द्वारा चलाया जा रहा कोर्स जर्नल अवेयरनेस बाय अंकित अवस्थी पढ़ रहे थे, जिसकी फीस बढ़ जाने के कारण हमने अपना कोर्स लॉन्च किया। और उस अपने कोर्स के लिए हमने आपसे ये कमिटमेंट दिया था कि वहां पर आपकी फीस को रिफंड कराने के लिए हमने पूरी बातें की हैं। फिलहाल स्थिति ये है कि कल से मेल आना शुरू हो चुकी हैं रिफंड की। इन केस आप तक वो मेल आ चुकी हैं कि आपका पैसा रिफंड हो गया है तो बेहतर है। अगर आपने वो कोर्स परचेज किया था और आपका पैसा रिफंड नहीं हुआ है तो आप
हमने एक कमेंट बॉक्स के अंदर गूगल शीट आपको दी है, उसे भर के अपनी सही जानकारी हमसे साझा कर दीजिए ताकि हम उनसे डायरेक्ट क्रॉस चेक करा के आपके पैसे का रिफंड इनिशिएट करा सकें। ये रिफंड को जल्दी कराने के पीछे मेरा जो बहुत बड़ा कारण था वो ये था कि 1 तारीख से हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं, वही जो लो कॉस्ट सेगमेंट है उसके अंदर हमारे एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया है, ताकि जो प्रोडक्ट वहां 1.25 लाख का हो गया था आप उसे यहां 2000 रुपए में पढ़ पाएं। 1999 के अंदर हमने एक कोर्स रखा है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जैसी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से 6 महीने के लिए लाइव और रिकॉर्डेड फॉर्मेट में उपलब्ध कराई जाएंगी। यानी जो वीडियो आप लाइव नहीं देख पाए आप उसे रिकॉर्डेड भी देख पाएंगे, हिंदी में साथ साथ इंग्लिश में भी देख पाएंगे, मतलब कंटेंट हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। इतना ही नहीं, हम यहां पर पूरी तरह से कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हुए आपका अध्ययन कराएंगे। साथ में जो भी पढ़ने लायक मटेरियल है उसे पीडीएफ फॉर्मेट में आपको उपलब्ध करवाया जाएगा जिसका आप प्रिंट निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आप में से जो भी साथी हैं, क्योंकि ऑलरेडी 1 तारीख से बैच शुरू होने वाला है, तो अभी तक आपका पैसा अगर रिफंड आ गया है तो जल्दी से अपने इस बैच के प्रयास को शुरू करें और इस 6 महीने की यात्रा को इस लो टिकट साइज पर हमारे साथ कनेक्ट करके आगे बढ़ें। इसके बावजूद भी अगर आपके रिफंड आने में 7 दिन का समय भी लग जाता है तो रेस्ट अश्योर रहिए, आपका पैसा वहां से पूरा आएगा। इसके लिए मैं पूरी तरह कनेक्शन में हूं। आप तब तक अपना सेशन परचेज करके इस पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, रिफंड वहां से पूरी तरह से आ जाएगा, ये बात कंफर्म है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमने क्या क्या फीचर डाले हैं ये आपको ऑलरेडी पता है। 1999 के अंदर कोर्स है आपका, आरएनए बाय अंकित अवस्थी सर के नाम से हमने अपना प्लेटफॉर्म बनाया है। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।